यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यहाँ पर टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 14 है, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 है, राइट। यहाँ से इसमें जो 13 नंबर टेस्ट था उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर देख चुके थे, फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट था। ये भी आपका 14 नंबर रहेगा, ये भी आपका पूरा फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। और उससे पहले जो टेस्ट है मैं करा चुका हूँ सुबह, आज यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट था, काफ़ी अच्छा टेस्ट है उनका, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। पार्ट 2 जो इकोनॉमिक का और यहाँ पर जो बजट था यूपी का, उसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन था इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 1 नंबर से टेस्ट नंबर 14 का। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें बोले सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हस्ताक्षरित संधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए गए थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखो एक तो कौन सा था, यहाँ पर था आराकोसिया, कैड्रोसिया और परोपनिषाद। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट आंसर होंगे। यहाँ पर देखो ये क्या था, इसमें जो इस समझौते के यहाँ पर शर्तों के अनुसार सेल्यूकस के मौर्य साम्राज्य के यहाँ पर कई क्षेत्र सौंप दिए गए, जिसमें से अराकोसिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान कंधार का था वो क्षेत्र, राइट। गिरोड्रेसिया जो आपका दक्षिण बलूचिस्तान का है, और आपको जो परोपनिषाद है ये अफगानिस्तान और जो भारतीय उपमहाद्वीप का मध्य का क्षेत्र है ये शामिल था। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध के हाथी उपहार दिए थे, और इस संधि में यूनानी और भारतीय के बीच यहाँ पर अंतर्विवाह के समान अधिकार भी मान्यता दी गई थी, ठीक। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के 7 घटकों सप्तांगों में से एक सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सेकंड का, यहाँ से तीसरा वैध यहाँ से इसका सही नहीं होगा, तो केवल 3 यहाँ से सी का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य का यहाँ पर यह सप्तांग सिद्धांत न केवल के समय बल्कि यहाँ पर प्रभावशाली था, बल्कि यहाँ पर धर्मशास्त्र और पुराणों और महाभारत जैसे यहाँ पर जो बाद में जो भारतीय ग्रंथ थे उसको लेकर भी भिन्नता को दर्शाता था, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में सप्तांग एक तो स्वामी जिसे राजा बोलते थे, ठीक है, अमात्य जो मंत्री, जनपद जो यहाँ पर क्षेत्र और उसके निवासी थे, ठीक है। दुर्ग क्या था, दुर्ग आपके जो एक किलाबंदी राजधानी, ठीक है। कोष क्या था, खजाना। दंड क्या था, न्याय और यहाँ पर सैन्य व्यवस्था। और मित्र क्या था, सहयोगी, ठीक है। यहाँ पर ये वैध इसमें नहीं था, ठीक है। तो आंसर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिला प्रशासन का समग्र प्रभारी था। आंसर हो जाएगा तीसरे का, यहाँ से ये युक्त, ठीक है, और रज्जुक और प्रादेशिक तीनों ऐसे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौर्य प्रशासन के दौरान जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त थे, ठीक है। तो यहाँ से तीनों करेक्ट होगा। उसमें से प्रादेशिक जिले का समग्र प्रभारी होता था, ठीक है। और यहाँ से जो उसके बाद आ रहेगा युक्त क्या था, एक तो कनिष्ठ अधिकारी था, और रज्जुक क्या था, रज्जुक यहाँ पर जो चौथे हमारे स्तंभ लेख में उल्लेख है कि यहाँ पर अशोक ने जो लोक कल्याण है उससे संबंधित कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए रज्जुकों को यहाँ पर प्रदान किया था, ठीक है। ये हमारे जो अधिकारी होते थे कई प्रकार के कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी थे, जिसमें शामिल थे भू सर्वेक्षण, मूल्यांकन, राजस्व संग्रह, जिलों का दौरा करना, ठीक है, विधि की जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखना। तो ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। आंसर क्या होगा, तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्यमेध सुंग के संबंध में आपको विचार करना है। वह यवनों के साथ अपने संघर्ष के लिए जनाता था। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका चौथे का ये करेक्ट है। दूसरा, उसने अपने शासनकाल के दौरान अश्वमेघ यज्ञ किया था। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुषाण शासकों ने ग्रहण की थी। आंसर हो जाएगा 5वें का, ये की थी कौन सी, एक तो देवपुत्र, ठीक है, कौन सी की थी, देवपुत्र, राइट, और सोटर, चक्रवर्ती और कैसर, ये सभी यहाँ पर क्या उपाधि क्या है इन्होंने ग्रहण की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर होगा डी, सभी यहाँ से इसके करेक्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन प्राचीन काल में सबसे भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। आंसर हो जाएगा छठे का डी, इनमें से एक तो भरूच, राइट, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा कल्याण, और चौथा आपका चौल। अरिका मेडु यहाँ पर इसमें नहीं होगा, जो यहाँ पर प्राचीन काल के पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। तो छठे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरिका मेडु पांडुचेरी के समीप दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पत्तन शहर था, राइट। यहाँ से ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका छठे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं,
सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। सातवाहन शासक को आंध्र भी यहाँ पर कहा जाता था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। पुराणों के अनुसार सिमुक इस वंश का संस्थापक था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पुराण की परंपरा के अनुसार सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक सातवाहन थे। ठीक है। मानतों के अनुसार उनके भ्राता कान्हा ये कृष्ण इसकी पहचान के नासिक में प्राप्त हुए थे और एक अभिलेख में हुई थी। तो दोनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सातवें का आंसर सही पूछा है तो सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, दक्षिण पथ राजाओं के विरुद्ध समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मिलता है आपको यहाँ से बी, इलाहाबाद जो प्रशस्ति है इसमें। ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में उनकी यहाँ पर जो दक्षिण अभियान का विवरण है, जहाँ उन्हें दक्षिणापथ प्रजाओं को पराजित कर उन्हें बंदी बनाया था और फिर राजनीतिक कूटनीति के तहत यहाँ पर उन्हें मुक्त किया था। इसके विपरीत उन्होंने आर्यवर्त उत्तर भारत बोलते हैं जिसको उसके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है। तो बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, समुद्रगुप्त महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र राजा था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहले प्रमुख स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जो थी उसके राजाओं का महान उपाधि धारण की थी, ना कि यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है। पहली बात गलत हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उनके राज का अधिग्रहण किया था। चंद्रगुप्त तृतीय की बात मतलब रुद्र सिंह तृतीय की बात कर रहा है। ठीक है। तो सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 9वें का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से ये किया था लाहौर पर। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। गौरी ने जो अफगानिस्तान से थे और ससबनी वंश से संबंधित थे। हालांकि वे प्रारंभ में गजनी वंश के अधीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने गजनी के पर विजय प्राप्त की और यहाँ पर भारत ने मुल्तान पर आक्रमण किया, जो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर पूर्व महमूद गजनवी के आक्रमण यहाँ पर किया था। ठीक है। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से क्या है? पहला बोला है एकता के धारक को मुक्ति कहा जाता था। ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 11वें का स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मुक्ति राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था और यहाँ पर प्रशासनिक प्रमुख रूप में कार्य करता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट, क्योंकि एकता राज्य द्वारा अधिकारियों या कुलीनों को प्रशासनिक सैन्य सेवाओं को बदले में प्रदान जो क्षेत्र थे वो देते थे। ठीक है। और मुक्ति इस एकता धारक का होता था, जिसका अर्थ होता कि राजस्व संग्रह, सैनिकों के रखरखाव और जो निर्दिष्ट क्षेत्र थे उनके प्रशासन का प्रबंधन करना। ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है। 11वें नंबर का सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। खराज युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां हिस्सा होता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खुम्स था ये युद्ध का प्राप्त या खजाने के जो खजाने थे उससे पाई गई लूट का 5वां हिस्सा होता था। ये खराज नहीं होता था, खुम्स होता था। क्या? खुम्स। ठीक है। पहली बात गलत होगी। दूसरा, खुम्स एक भूमि कर था। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि जो खराज था, खराज एक भूमि कर था। ठीक है। जो खराज था ये एक भूमि कर था, खुम्स भूमि कर नहीं था। खुम्स क्या था? खुम्स एक युद्ध के दौरान प्राप्त या खजानों से जो पाई गई जो लूट है उसका हिस्सा होता था। राइट। दोनों बातें याद रखना है, दोनों में मिलाना नहीं दोनों को। ठीक है। समझना है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। राइट। तो 12वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दोनों बातें गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी साम्राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 13 का बरीद शाही गोलकुंडा, ये यहाँ से सही सुमेलित नहीं कर रहा है। 13 का डी। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा जो बरीद शाही है, यहाँ से इसका गलत आंसर होगा। ठीक है। जो निजाम शाही था अहमदनगर था। ठीक है। उसके बाद आदिल शाही बीजापुर। ठीक है। बरार हुमा शाही बरार हो गया, और गोलकोंडा के कुतुब शाही और बीदर के बरीद शाही होंगे। बरीद शाही किधर के थे? बीदर के होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरनाओ नूनिज और यहाँ पर जो डोमिंगो पेस थे इसके क्रमशः शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो यहाँ पर किसके टाइम पे? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अच्युत देव राय और यहाँ पर कृष्ण राय। ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, अकबर ने आरंभिक शासन
काल में बैरम खान किस पद पर थे? अकबर के आरंभिक शासन काल में बैरम खान किस पद पर थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से सी, वकील उल सल्तनत। ठीक है, इसके ये तो बैरम खान ने वकील उल सल्तनत मतलब रीजेंट के रूप में काम करते थे। वह युवा सम्राट और मुख्य सलाहकार और संरक्षक के रूप में भी काम करते थे। प्रशासन तथा सैन्य मामले भी उनका काफ़ी नियंत्रण था। ठीक है, उनके हटाए जाने के बाद मुनीस खान जैसे यहाँ पर सरदारों को पदभार संभाला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर है मुगल भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, खालसा भूमि को करोड़ी के प्रत्यक्ष प्रभार में रखा गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो है ये इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खालसा भूमि को सीधे मुगल सम्राट के नियंत्रण में थी और वही यहाँ पर अनिवार्य रूप से करोड़ी के अधीन नहीं रखा जाता था। प्रशासनिक ढांचे के आधार पर विभिन्न अधिकारी खालसा भूमि के विभिन्न भागों को प्रबंधन कर सकते थे। तो पहली बात गलत होगी। करोड़ी फसल कटाई के दौरान अन्य के दामों की निगरानी करता था और इसकी सूचना केंद्रीय प्रशासन को देता था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, ओनली 2 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? केवल 2, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 है वर्ष 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु किस किले के आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी? आंसर हो जाएगा 17 का बी, कालिंजर। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में बुंदेलखंड में कालिंजर के किले की घेराबंदी करते समय हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन 18 है अकबर के प्रथम दक्कन अभियान का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर ये ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है यहाँ से वर्ष 1698 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन गांवों की जमींदारी को अधिकार को क्रय किया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 19 का ए, सुतानाती। ठीक है, कलकत्ता और गोविंदपुर। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1698 में कंपनी ने सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर गांव के जमींदारों थे उनका अधिकार प्राप्त कर लिए थे और बाद में वर्ष 1757 में प्लासी के जो यहाँ पर युद्ध था उसके पश्चात कंपनी के 24 परगना का अधिकार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था और शुरू में स्थायी किराए के आधार पर जो अंततः पूरी तरह से उसे सौंप दिया गया था। आंसर क्या होगा? 19 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कोया विद्रोह के संबंध में विचार करना है। विद्रोह जो था इसका नेतृत्व तोमा डोरा ने किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कोया विद्रोह जो था 1879 से 80 के बीच यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कोया विद्रोह ये वर्तमान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से शुरू हुआ था और ये वर्तमान ओडिशा के कोरापुट जिले के जो मलकानगिरी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ हिस्से में फैल गया था। इस जनजाति जो विद्रोह का नेतृत्व प्रमुख कोया नेता जो थे तोमा डोरा उसने किया था। पहली बात यहाँ से सही हो गई। ये विद्रोह वर्तमान आंध्र प्रदेश और गोदावरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, आगे बताया ना मैंने कि आगे फैल गया था काफ़ी दिन तक, है ना। जो आपका ओडिशा था उस क्षेत्र तक फैला था, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 20 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 21 नंबर है राजा राम मोहन राय ने उसके संबंध में विचार करना है, आपको देखना है। पहला, 1814 में कलकत्ता के आगमन के बाद उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट का करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरी बात है स्थानीय भाषा में उनके लेखन और अनुवादों का बंगाली जो भाषा उसमें विकास में मदद मिली थी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर अज्ञानता का मुकाबला करने वाले वो सच्चे धार्मिक और ज्ञान का प्रसार करने के लिए पर उन्होंने महत्वपूर्ण भारतीय धार्मिक जो ग्रंथ है उसमें बांग्ला में अनुवाद किया था, जिससे क्या आम लोग उन्हें पढ़कर समझ सकें और उनके यहाँ पर प्रयासों से केवल धार्मिक सुधार को बढ़ावा मिले। ठीक है, बल्कि बांग्ला भाषा और साहित्य के विकास को महत्वपूर्ण योगदान मिले। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 21 का क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये सी 1897 में यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक सेवा और मानवीय जो कार्य थे उसको बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य की थी और मिशन के संपूर्ण भारत के स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और पुस्तकालय स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। आंसर 22 का सी करेक्ट है। 23 महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से कब की थी? आंसर हो जाएगा ये की थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 80 जो अनुयायी थे उनके
7 साबरमती आश्रम से तटी शहरी जो दांडी थे, तटी शहर, उसमें अब गुजरात के निवासी जो शहर वहाँ पर मिलता है, ठीक है, उसमें 241 मील पदयात्रा शुरू की थी, जो 24 दिन बाद यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे थे और समुद्र तट से प्राकृतिक नमक एकत्र करके नमक बनाने के लिए पर समुद्री जल को उबालकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा था। आंसर 23 का डी करेक्ट होगा। 24 यहाँ से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के न्यायिक सुधारों के संबंध में विचार करना है। उन्होंने ऊपरी प्रांतों के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 में और 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यायिक सुधार भी किए थे, ठीक है। यहाँ से पहली बात करेक्ट हो, जैसे कि उन्होंने 4 सर्किट न्यायालयों के समाप्त कर दिया था और जो जिम्मेदारियाँ थी उनको कलेक्टर को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश में न्यायिक पहुंच सुधार को लेकर के इलाहाबाद सदर में दीवानी जो अदालत थी उसको लेकर के यहाँ पर निजामत जो अदालत फौजदारी थी उसकी स्थापना भी की थी। तो ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। पहली बात सही होगी। दूसरी बात, न्यायालयों की अधिकारिता भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान पर फारसी स्थान ले लिया था, मतलब अंग्रेजी का स्थान फारसी ने ले लिया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि उन्होंने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी जो न्यायालय थे उनकी अधिकारी भाषा बनाकर एक व्यापक भाषाई पर सुधार पेश किया था। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी, ना कि अंग्रेजी के स्थान पर फारसी, ये उल्टा दे रखा है। ओनली 1 करेक्ट है। एक बात यहाँ से सही है, 24 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर है, 1833 के चार्टर नियम के संबंध में आपको विचार करना है। क्षेत्रीय नियंत्रण और राजस्व संग्रह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए 20 वर्षीय पट्टे पर नवीकरण यहाँ पर किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसको जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें क्या है? 25 में यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर सी, वर्ष 1922 गया में, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी जो प्रसार उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं। भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार लगभग 29-30 डिग्री है। पहली बात क्या होगी? 27 का से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारतीय मानक समय जो है उसके लिए यहाँ पर मानक यमोत्तर के रूप में चुना गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 82 डिग्री 30 मिनट, ये भी करेक्ट है। और यहाँ से जो पूर्व देशांतर है और यहाँ पर ऊपर वाला जो था 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ए, दोनों बातें सही हैं। 28 नंबर है, भारत के साथ साझा की जाने वाली स्थल सीमा की लंबाई के आधार पर इसके निम्नलिखित पड़ोसी जो देश है उसके आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 28 को। तो यहाँ से क्या होगा? पहला आपका यहाँ से हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा बांग्लादेश। भारत का सबसे लंबी स्थल जो सीमा है वो साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बांग्लादेश के बाद आपको हो जाएगा यहाँ से चौथा नंबर चाइना, ठीक है। चाइना दूसरे स्थान पर है, जिसे भारत का लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद होगा 3, 2, 4 के बाद पहला आपको हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान है ये 3323 किलोमीटर। उसके बाद आपका लास्ट होगा नेपाल, ये 1751, जो 3 नंबर 2, 4, 1, 3 यहाँ से आंसर करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पश्चिमतम और यहाँ पर पूर्वतम बिंदु के क्रमशः कौन से यहाँ पर स्थान दर्शाते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए, गुहार, मोती और किबिथु इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती है, जो यहाँ पर गुजरात के कच्छ जिले में लखपत के निकट स्थित है। भारत का पूर्वतम बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन म्यांमार सीमा पर समीप स्थित है। हालांकि डोंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर यह भारत का सर्वप्रथम सूर्योदय के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध, परंतु जो पूर्वतम बिंदु नहीं है, ठीक है। डोंग यहाँ पर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 29 का ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर मैदानों के निम्नलिखित में भू आकृतिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये। एक तो देखो पहला होगा भाबर, ठीक है। भाबर क्या है? हिमालय तराई जो है उसमें स्थित कंकड़ और पत्थरों की सक्रिय पेटी होगी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका चौथा नंबर स्टेटमेंट तराई क्या होगा? तराई भाबर के दक्षिण में दलदली और आर्द्र क्षेत्र में जहां नदियां पुनः सतह पर उभरती हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा?
2 और 4 हो गया। उसके बाद हो जाएगा पहला भांगर, ठीक है। भांगर क्या होगा? भांगर आपका प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित उच्च भूमि या कछारी क्षेत्र। उसके बाद आपको बचेगा 2 और 1 तीसरा डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? सबसे दक्षिणी भाग जिसमें सुंदरबन जैसे उपजाऊ निक्षेपण शामिल होते हैं। 2 4 1 3 यहाँ पे आंसर होगा, मतलब 30 का सी। 31 हिंद महासागर द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पहली बात क्या होगी? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पूरी तरह से प्रवाल क्षेत्रों से निक्षेपित है यानी निर्मित है, ठीक है। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है जो अरब सागर में स्थित है और पूर्णतः प्रवाल एटॉल और रीफ उनसे बने हुए हैं, और उन्हें अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो ज्वालामुखी के मूल भूवैज्ञानिक रूप से अलग बनाते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 31 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा, सही पूछा है तो। 32 सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से पर्वतीय दर्रा और यहाँ पर संयोजित क्षेत्र इनके बोल रखे हैं। देखते हैं इसको 32 को। पहला यहाँ से क्या होगा? पहला यहाँ से हो जाएगा आपका, इसमें होगा आपका रोहतक दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। तो कुल्लू लाहौल स्पीति से जोड़ेगा तो 1 का 3 लिख लेते हैं पहले, A B C D करके। 1 का 3 हो गया, राइट। उसके बाद बनिहाल दर्रा क्या होगा? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा तो ये हो जाएगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, हाँ ये होना चाहिए बी का 4, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा जोजिला। जोजिला आपको हो जाएगा यहाँ से पश्चिमी हिमालय में स्थित है और इस श्रीनगर को ले से जोड़ता है, श्रीनगर को ले से जोड़ेगा। सी का 2 है ना, और डी का क्या हो जाएगा? नथुला सिक्किम में 1। 3 4 2 1 कहाँ से करेक्ट आंसर होगा? 32 का 3 4 2 1 ए नंबर करेक्ट है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये जो सम्मिलित नहीं कर रहा है तो करेक्ट आंसर होगा 33 का यहाँ से 33 का आंसर जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका सिंगरौली, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा क्या? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर होगा, ये गलत है। 34 है अभिकथन ए और कारण आर, ठीक है। इसको देखते हैं। पहला, काली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो काली मृदा होती है जिसे रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी यहाँ पर कहा जाता है, ये मुख्य रूप से दक्कन के जो पठार है उसके क्षेत्र में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों तक विस्तृत है। तो 2-3 बातें याद रखनी है। उसके बाद ये चिकनी मिट्टी होती है और गहरी अपारगम में होती है और शुष्क यहाँ पर ऋतु में यहाँ पर चौड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है, जिससे क्या होता है इसमें प्राकृतिक स्वतः जुताई की प्रक्रिया जो होती है ऑटोमेटिक यहाँ पर विकसित हो जाती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से इसमें चूना, लोहा, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशिया, पोटास, एल्युमिनियम समृद्ध होती है, लेकिन यहाँ पर इससे समृद्ध नहीं होती जो बता रहा है फास्फोरस जैविक, ये इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। सेकंड बात, काली मृदा में स्वतः जुताई की प्रक्रिया गुण पाया जाता है, एकदम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया सिर्फ आर वाली बात करेक्ट है और ए वाली बात गलत है। तो आंसर क्या होगा? 34 है, इसका आर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 34 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 यहाँ से है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ से वन के प्रकार और वृक्ष की प्रजातियाँ 35 में पहला यहाँ से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको हो जाएगा ये एनी, ठीक है। एनी क्या होता है? ये जो हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसमें यहाँ पर पाए जाते हैं। एनी, आबनूस है ना, एबोनी और महागनी, रोजवुड, रबर, बांस, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ए का 2 यहाँ से करेक्ट हो गया। बी नंबर में क्या है? आर्द्रपर्णपाती वन। आर्द्रपर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें मौसमी क्षेत्र के रूप में भी पत्ते गिरते हैं। और यहाँ पर इसमें प्रमुख प्रजातियाँ साल, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, अर्जुन तथा बांस यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये सब बात याद रखनी है, एक एक पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। तो क्या होगा? बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कंटक वन क्या होते हैं इसको देखते हैं। एक एक पॉइंट आप लिखते चलो, ठीक है। उस जो कटिबंधीय कंटक वन का मतलब आप बोल सकते हो कांटेदार वन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये
शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा होगी तो क्या जो पत्तियां उनकी कांटे में चेंज हो जाती हैं, इस वजह से इनकी वर्षा हमेशा कम होती है। इन वनों में मुख्यतः बबूल, बेर, कैक्टस, खेर, केजड़ी तथा खजूर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सी का अपना सबका जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा। खैर, पर्वतीय वन कौन से होंगे? पर्वतीय वन में आप कह जाएंगे यहाँ से, जैसे कि आपका देवदार। देवदार क्या होगा, आपका पर्वतीय वन है। राइट, ये क्या होते हैं? पर्वतीय वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें समशीतोष्ण प्रजातियां होती हैं, जैसे कि ओक, सिल्वर, ठीक है, फर, देवदार, स्प्रूस, रोडोड्रेगन और दक्षिणी जो पहाड़ियों में 16 वन है ना, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर मैच करेंगे तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नॉरमन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, एम एस स्वामीनाथन ने भारत में HYV बीजों की शुरुआत करने के लिए हरित क्रांति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 36 का यहाँ से सी सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 37 है, निम्नलिखित देशों पर वैश्विक यहाँ पर जो चाय उत्पादन है उसके योगदान के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका 37 का ये हो जाएगा आपका, एक तो यहाँ से आ जाएगा पहली बात में चीन, ठीक है, उसके हिसाब से उसके बाद चीन के बाद आपका हो जाएगा भारत, उसके बाद आएगा चीन, भारत और उसके बाद आएगा आपका केन्या, उसके बाद श्रीलंका। 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37 का 4 2 3 1 मतलब यहाँ से 37 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक में से जो है भारत में कौन सा राज्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। यहाँ से आपको सोचना क्या होगा इसका आंसर, मैं कुछ बार क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा 38 का ये ओडिशा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है और झारखंड यहाँ पर चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र और संबंधित प्रमुख जो जनजातीय समुदाय उसके संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी स्टेटमेंट, दक्षिणी क्षेत्र लेप्चा, ग्रीसिया, चेंचू, यहाँ से इसका ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दक्षिणी क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये किधर आएंगे? ये आप क्या जाएंगे जो लेप्चा और यहाँ पर ग्रीसिया और चेंचू है ये आपके होंगे, ये आप क्या जाएंगे, ये कुछ यहाँ पर इसमें देखो उत्तर पूर्व में थे, है ना, और तो यहाँ से आंसर इसका होगा जो 39 है करेक्ट आंसर सी यहाँ से होना चाहिए इसका, कि यहाँ से गलत होगा क्योंकि इसके क्षेत्र में नहीं आएंगे ये। राइट, याद रखना इतने, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन इसका नहीं दे रखा है, व्याख्या इसकी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 39 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, कैंगिन तमराई लद्दाख, लद्दाख और चीना का तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। इसका तात्पर्य कि यहाँ पर जो झूम और स्थानांतरित कृषि होती है उसकी परंपरागत यहाँ पर पद्धति से होता है इसका। ठीक है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से इसका 40 का। ठीक है, 41 देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का जो इसका उत्पादक देश है बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ से, निम्नलिखित यहाँ पर जो फसल है उस पर विचार करना है। सरसों, कपास, मूंगफली, चना, इनमें से कौन सी यहाँ पर रबी की फसल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ से बी। इनमें से 1 और 4 यहाँ पर जो पहली सरसों और यहाँ पर चौथी ये सब के रबी की फसल है, 1 और 4 सरसों और चना। ठीक है, कपास मूंगफली यहाँ से इसमें नहीं होगी। रबी की फसलें क्या होती हैं? सर्दी में होती है, अक्टूबर से दिसंबर में यहाँ पर बोई जाती है और बसंत मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इनके विकास के लिए ठंडा मौसम आवश्यक होता है और यहाँ पर ये वर्षा कम निर्भर रहती है उसमें। ठीक है, प्राय सिंचाई पर निर्भर रहती है। राइट, उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, है ना, तो यहाँ से इसमें दोनों आ गई है, बाकी जो एक्स्ट्रा 2 बच रहे हैं वो आप नोट कर सकते हो। राइट, खरीफ की फसलों में क्या आएगा? खरीफ की फसलों में मानसून की शुरुआत जुलाई
जून में बोई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर शरद ऋतु जो होती है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है अब इस टाइम पे, राइट। इनके विकास के लिए उच्च तापमान और भरपूर वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना तो अच्छा हुआ फसलों के लिए, राइट। अभी आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ लेगा ज्योग्राफी का सही कि अभी जो भारी बारिश यहाँ पर देखी गई है ना कुछ कुछ राज्यों में, तो यहाँ पर हमारी फसल के लिए जो रबी की खरीफ की फसल उसके लिए अच्छा होगा, तो क्या बताना आपको सही होगा, है ना। अब से बोलेगा रबी की फसल के लिए अच्छा होगा तो क्या गलत है, राइट। तो क्या यहाँ पर वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वो वर्षा पर निर्भर नहीं करती है, वो यहाँ पर जो सिंचाई है उस पर निर्भर करती है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो फसलें हमारी हो जाएंगी धान, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, वो सब इसमें ये हो जाएंगी। कौन सी फसल है, ये दोनों आपकी रबी की खरीफ की फसल है, खरीफ, ठीक है। और ये क्या थी, सरसों चना, ये रबी की फसल थी, ठीक है। तो याद रखना है आंसर 42 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत महासागरीय जलधारा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत महासागरीय जलधारा है, यहाँ से लेब्राडोर धारा, यहाँ से शीत महासागरीय होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्राजील जलधारा ये एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो जापान के पूर्वी तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसे जापान धारा भी यहाँ पर कहा जाता है और ये पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्रों में गर्म रखती है इसको, ठीक है। से यहाँ से आपको जो रहेगा ये क्या है, एक ठंडी महासागर ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप समानता मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होता है। आंसर हो जाएगा 44 का बी यारडांग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यारडांग पवन की जो दिशा होती है उसमें नरम चट्टानों के जो काटे गए समानांतर गर्त हैं वो होते हैं और जो कटकों द्वारा अलग यहाँ पर किए जाते हैं। यारडांग की दिशा प्रचलित पवन की दिशा की संकेत दे सकती है, ठीक है। और सर्क क्या होता है, ये सर्क दे रखा है। सर्क होता है कि यहाँ पर एक हिमानी स्थल रूप होता है जो हिमनद के अपरदन से बनने से कठोर आकार देता है इसमें, ठीक है। मोरन क्या होता है, मोरन होता है ये हिमनदी निक्षेप होते हैं जो गतिमान बर्फ द्वारा लाए गए मलबे उसके जमाव से बनते हैं, ठीक है। ड्रेमलिन क्या होता है, ड्रेमलिन हिमनदी जो होते हैं उसकी क्रिया से बनता है। एक सुडौल और पहाड़ी स्थल स्वरूप होता है जो टिल के निर्माण से निर्मित होता है। तो आंसर क्या होगा, यारडांग, याद रखना है बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो परत है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा यहाँ से सही होगा। पहला 45 का पहला यहाँ से इसमें बोला है क्षोभमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित होती है और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक स्थित होती है, जिससे पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। क्या होगी सेकंड बात, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल जो होता है औसतन 12 किलोमीटर ऊंचाई तक यहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन तापमान और संवहन में अंतर के कारण यहाँ पर इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, ठीक है। लगभग कितने 18.2 किलोमीटर के साथ मान सकते हो। तो सेकंड से करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शंकुधारी वन मुख्यतः निम्नलिखित वनस्पति किस क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अधोध्रुवी क्षेत्र है उसमें। सी यहाँ से क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर होगा। जो शंकुधारी वन है इसमें चीड़, स्प्रूस, देवदार, लार्च जैसे यहाँ पर सदाबहार वृक्षों का प्रभुत्व होता है। ये वन लंबी सर्दियों और मध्यम से उच्च यहाँ पर वर्षा वाले ठंडे क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वन में क्या होता है, वन भूमि काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ जो होती है इसमें ढकी रहती हैं तथा यहाँ पर की जो मृदा है उनकी उसमें यहाँ पर पौध जाल कहते हैं जिससे, ठीक है। ये अम्ल और पोषक तत्वों को कमी रहती है इसमें, ठीक है। 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाने वाले यहाँ पर जो सबसे बड़ी शंकुधारी पट्टी है जिसे टाइगा या बोरियल के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। उत्तरी यूरेशिया में उत्तरी अमेरिका तक यहाँ पर फैली हुई है ये, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर यहाँ से 46 का सी करेक्ट है। 47 है, ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं पहले को, यह अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे मुक्त नहीं रह सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है, जिससे क्या होगा एक विलक्षणता बनती है। इससे यहाँ पर सीमा घिसी होती है जिसे यहाँ पर इवेंट होराइजन कहा जाता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात है इवेंट होराइजन जो होता है ये ब्लैक होल की वह सीमा है जिससे अपसारी जो बिंदु है उससे कहा जाता है, जिससे यहाँ पर आगे की जो तीव्र गुरुत्वाकर्षण उसके कारण प्रकाश भी यहाँ पर नहीं जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और है, यह एक बार क्या है इवेंट होराइजन को पार करने में यहाँ पर बात कोई यहाँ पर पदार्थ सूचना वापस नहीं आ सकता है और ब्लैक होल यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता इसकी बताता है, ठीक है। ब्लैक होल का जो आकार होता है अलग अलग हो सकता है ना। तारकी द्रव्यमान वाले जो ब्लैक होल से लेकर यहाँ पर जो आकाश गंगा के यहाँ पर केंद्र है उसके
सर्जेटियस और अति विशालकाय ब्लैक होल तक हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर जो इनके आकार के। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से मैंने पूरी बातें आपको बताई कि चीज़ क्या यहाँ पर होता है, तो आंसर क्या है? दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस देश में मकर रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? 48 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये सी पेरू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पैराग्वे, है ना। उसके बाद लिख लो पॉइंट, अफ्रीका नामीबिया में, अफ्रीका में आपका है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर अफ्रीका को गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, पेरू में आपका पूर्णतः मकर रेखा उत्तर के स्थित, यहाँ पर भूमध्य रेखा तक मकर रेखा के मध्य स्थित है। चिली में उत्तरी भाग में मकर रेखा इसे पार कर सकती है, और दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना और मेडागास्कर के भाग में मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो नहीं गुजरती, पेरू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 है, जब ग्रीनविच 0 देशांतर पर दोपहर 12 बजे होते हैं तब 90 डिग्री जो पूर्व देशांतर होता है उस पर थिम्पू भूटान में स्थानीय समय क्या होगा? आंसर हो जाएगा 49 का सी, ये 6 बजे होगा दोपहर का। ठीक है, 6 PM, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में अगर देखना है तो 6 PM आपको समझ आएगा, अगर ये अपराह्न और यह सब नहीं समझ आता है तो। ठीक है, तो आंसर यहाँ से 49 का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, ये एंडीज। सबको पता है तो एंडीज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, नहीं सम्मिलित कर रहा है तो मैगीनॉट रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मैगीनॉट रेखा है ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रांस और जर्मनी के साथ अपनी सीमा बनाई गई थी, राइट, और ये एक रक्षा भी थी। तो यहाँ से फ्रांस और बेल्जियम नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा ये फ्रांस और जर्मनी के साथ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कील नहर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, यहाँ से ये जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, सी यहाँ से क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर होगा। कील नहर उत्तरी जर्मनी में एक प्रमुख कृत्रिम जलमार्ग है, इसकी लंबाई 98 किलोमीटर है। ये उत्तरी सागर जो ब्रूस बुटेल कोंग है उसके बाल्टिक सागर में कील हार्बर को जो होल्टेंजिस है उससे यहाँ पर जोड़ेगी। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये विश्व के सबसे व्यस्तम और प्रभावी जलमार्गों में से एक माना जाता है, राइट। ये नहर 160 मीटर चौड़ी और 11 मीटर गहरी होती है, जिससे पर बड़े जहाज गुजर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 52 का सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, टोर्नेडो सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में आते हैं, विशेषकर उस क्षेत्र में जिसे टोर्नेडो एली कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, सॉफिर सेपिंसन स्केल का उपयोग टर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, जो वायु की गति और संभावित क्षति की आधारित होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से जो होगी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सॉफिर सेपिंसन जो होता है यह हरिकेन विंड स्केल का उपयोग चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, जो 1 से 5 श्रेणियों के अधिकतम निरंतर वायु की गति के लिए आधार पर निर्धारित होता है। ये स्केल तूफान, वर्षा, टोर्नेडो जैसे जो अन्य खतरे हैं उसको नहीं मापता है। ठीक है, टोर्नेडो को मापने के लिए यहाँ पर फुजिता अथवा अन्य फुजिता जो स्केल होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो क्षति के आधार पर वायु की अनुमानित गति बताता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। 53 का आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही बात है। 54 है, 54 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। स्थानीय पवनें और यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र या देश बोल रखा है, देखते हैं इसको 54 को। पहला, लेवेचे एक शुष्क धूल भरी पवन है जो सहारा मरुस्थल से स्पेन की ओर बहती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो हो जाएगा इसका, ये स्पेन में है ना। दूसरा हो जाएगा आपका सिरोको जो हो जाएगा यहाँ से आपका उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर से पार बहने वाली एक गर्म शुष्क पवन है जो दक्षिण यूरोप को प्रभावित करती है ना। तो यहाँ से क्या होगा? सिरोको आपको हो जाएगा यहाँ से भूमध्य सागरीय बेसिन। ठीक है, अगला भूमध्य सागर पार करते हैं। जोंडा क्या होगा? एक गर्म शुष्क पवन है जो अर्जेंटीना एंडीज पर्वत को पूर्वी ढलान पर बहती है। ये सी का 4 हो जाएगा। ठीक है,
सी का 4 सही है। बुरान, बुरान क्या होगा? बुरान एक ठंडी तीव्र पवन है जो मध्य एशिया के रूप और रूस में अधिकतर शीत ऋतु के दौरान चलती है। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर है 54 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, बंदरगाह देश यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मैच करते हैं। पहला इसमें होगा इगारका। इगारका यहाँ पे क्या होगा? इगारका रूस में येनिसई नदी पर स्थित एक बंदरगाह है जो लकड़ी के निर्यात के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख देते हैं ए बी सी डी। ए का क्या होगा? 3 हो गया। अगला माराकाइबो। ठीक है, माराकाइबो क्या है? वेनेजुएला में एक प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ है? वेनेजुएला में एक यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह है जो माराकाइबो झील के समीप स्थित है और ये तेल व्यापार के लिए यहाँ पर चलाता है। बी का 2 हो गया। रॉटरडैम। रॉटरडैम नीदरलैंड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह में एक है नीदरलैंड, तो इसका 1 हो गया। ठीक है, सेंटोस क्या हो गया? सेंटोस आपका हो जाएगा ब्राजील का सबसे बड़ा बंदरगाह जो साओ पाउलो के समीप यहाँ पर स्थित कॉफी और सोयाबीन के उत्पादन को लेकर जाना था। ये ब्राजील, इसका ये हो जाएगा। राइट, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 3214। 3214 किधर है? 3214 सी नंबर में, तो सी यहाँ से क्या होगा? 55 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक शब्द का सर्जन किया है? आंसर हो जाएगा 56 का सी, अर्नेस्ट हैकेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो इंग्लिश में जो लोग कर रहे हैं, इंग्लिश में भी देख रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर इंग्लिश में अपना यहाँ पर देख सकते हो, मैं हिंदी में यहाँ से कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं दोनों लैंग्वेज यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो कि यहाँ पर अब जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन 56 है, इसका आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में राइट जर्मन जो जीव विज्ञानी थे अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। उन्होंने इसे ग्रीक शब्दों में ओइकोस जिसको बोलते हैं घरेलू और लोगोस जिसको बोलते हैं अध्ययन से यहाँ पर लिया था, जिसका अध्ययन होता है प्राकृतिक घर से अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सवाल प्रस्फुटन मुक्ता जल क्षेत्रों में एक पोषक तत्व विशेषता रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 57 के यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जल सुपोषण जल क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार करता है और जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जल सुपोषण होता है, यूट्रोफिकेशन जिसको बोलते हैं, जल क्षेत्रों में पोषक तत्वों के संवर्धन को संपादित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैवाल की सघन वृद्धि होती है। शैवाल क्या होती है? सघन वृद्धि होती है। राइट, और ये शैवाल मृत हो जाते हैं, जिसके जो अपकरण की घुली हुई यहाँ पर ऑक्सीजन है वो समाप्त हो जाती है और जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो मात्रा में सुधार नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। राइट, और जो जलीय जीवन है उसको हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो सुपोषण के आमतौर पर जल की गुणवत्ता और जो विविधता उसमें गिरावट आ जाएगी। ठीक है, सब बातें याद रखना है, बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसमें गिरावट आएगी। बात गलत होगी। पहली बात क्यों सही थी? क्योंकि यहाँ पर जो शैवाल प्रस्फुटन है तब होता है जब जल क्षेत्रों में शैवालों की संख्या में तेजी से वृद्धि और संचय होती है, जो प्राय उच्च पोषक तत्व और विशेषता यहाँ पर नाइट्रेट और फास्फेट जैसे कारण उससे हो सकती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट थी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो सी 57 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख रूप से प्रजातियां संबद्ध इसकी। ये पहला ए बी सी डी, पहला आंसर हो जाएगा इसमें दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये किधर है? ये आपको हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कौन सा पाया जाता है इसमें प्रजातियां? यहाँ पे हंगोल हो जाएगा। ठीक है, दाचीगम यहाँ पर है जो इसमें जम्मू कश्मीर में, और हंगोल कश्मीरी जो बारहसिंगा इसमें पात्र पारावस यहाँ पर होता है इनका, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है, ये एशियाई शेरों का अंतिम पर्यावास होने के कारण पर से विश्व का महत्वपूर्ण स्थल मानाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? एशियाई शेर, बी का 1 राइट। अगला सी नंबर में काजीरंगा भारतीय गेंडे के लिए होता है, सबको पता है ना, जो ग्रेट इंडियन राइनोस होते हैं वो। ठीक है, अगला एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नीलगिरी तहर यहाँ पर डी। तो 2 3 1 4 इसका आंसर होगा, 2 3 1 4 ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हाल ही के दशकों में प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का बी, महासागरीय सतह का तापमान और यहाँ पर महासागरों का घटक जो घटता पीएच मान है ये, है ना। 59 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के क्रमिक स्तरों के जीवों में विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को व्याख्या करती है? आंसर हो जाएगा 60 का डी, जैव आवर्धन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया होती है जिसके कारण खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जो पोषी यहाँ पर स्तर है उसमें विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ये आमतौर पर पारा, डीडीटी और पीसीबी जैसे यहाँ पर जो स्थायी प्रदूषक के साथ यहाँ पर अपना आसानी से विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 61 है, हरित जो अधिकरण है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी
नेशनल जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत निपटान नहीं कर सकता है? ठीक है, देखो नहीं कर सकता, याद रखना है। एक तो नहीं कर सकता कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 61 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार यूपीएससी ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है क्वेश्चन ये, राइट। तो यहाँ से सी इसका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वन जीव संरक्षण 1972 यहाँ पर इसमें नहीं मामले का निपटान करता है इसका। ठीक है, याद रखना है। कौन कौन किसको किसको कर सकता है, देखो मैं बता देता हूँ, लिख दूँगा पॉइंट करके। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम नियंत्रण 1974, पहली बात। दूसरी बात, वायु प्रदूषण को निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है, 1981, ऊपर क्या था 1974 था, राइट। तीसरा हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986। उसके बाद चौथा आपको हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, करीब 3 और 2 पांचों जहाँ पर ये होते हैं, यहाँ पर इसमें जो वन जीव संरक्षण इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके चिपका लेना पेस्ट दीवार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, पौधों में संवर्धित ऊतक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जाइलम जड़ों और पत्तियों के बीच द्विदशीय रूप से जल और खनिज के यहाँ पर परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम केवल जड़ों से पत्तियों तक भोजन का परिवहन करता है। पहली बात यहाँ से ये गलत दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जाइलम केवल जड़ों से पत्तियों की ओर यहाँ पर जो जल है और खनिज ले जाने में परिवहन करता है। यहाँ पर जो फ्लोएम होता है ये भोजन ले जाता है ना, भोजन यहाँ पर जाइलम ले जाता है, गलत हो गया। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही यहाँ पर संवर्धित ऊतक होते हैं, लेकिन केवल फ्लोएम ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण उत्पाद को लेकर स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो केवल 2 सी यहाँ से करेक्ट है। ये क्लास 7th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम सब उसी में दिया हुआ है, तो क्या होगा 62 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पादप है और यहाँ पर प्राणी कोशिकाओं का संबंध सही है। पादप कोशिकाएं में तारक उपस्थित होता है, परंतु लवक उपस्थित नहीं होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पादप कोशिकाएं होते हैं इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें लवक उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होता है और प्राणी कोशिका में अनुपस्थित को यहाँ पर बोला है कि ये पादप कोशिकाओं में तारकाय उपस्थित होता है, परंतु लवक अनुपस्थित होता है ना। लवक अनुपस्थित होता है, तो लवक अनुपस्थित यहाँ पर सही लिखा हुआ है पादप कोशिकाओं में, और यहाँ पर तारकाय उपस्थित होता है, इसमें तारकाय उपस्थित होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ से सही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं तारकाय तारकाय, ठीक है। और क्या था यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है लवक की। और ये किसकी नंबर किसको लेकर के कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं पादप को लेकर के, मतलब यहाँ पर जो ये पादप कोशिका इसको, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ पर देखो पादप कोशिका जो सिंपल सा देखते हैं, पादप कोशिका जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें तारकत्व अनुपस्थित होता है, तारकत्व नहीं होता, ये मान सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसमें लवक क्या होता है, लवक अनुपस्थित होता है। दोनों चीज़ यहाँ पर अनुपस्थित हो गई, ठीक है। दोनों बात याद रखना है। तो क्या होगा, तारकत्व अनुपस्थित और लवक भी अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है पादप कोशिकाओं में तारकत्व उपस्थित होता है, ये बात गलत होनी चाहिए, ठीक है। पादप कोशिकाओं में तारकत्व उपस्थित नहीं होता है, परंतु लवक अनुपस्थित, लवक तो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से पहली बात हमारे यहाँ से गलत है। तो याद रखना है, मैंने आपको एक बात समझा के निकाल के बता दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा था और सच में यहाँ पर क्वेश्चन गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सही दे रखा है, राइट। अगला देखते हैं, प्राणी कोशिकाओं में तारकत्व अनुपस्थित होता है परंतु लवक मौजूद होते हैं, ये भी बात यहाँ से गलत है, एक बात इसकी मिस्टेक दे दी, ठीक है। तो जो प्राणी कोशिका होती है इसमें क्या होगा, प्राणी कोशिकाओं में जो तारकाय होता है वो उपस्थित होता है, तारकाय क्या होता है, अनुपस्थित बोला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उपस्थित होता है वो, ठीक है। तो याद रखना है। और लवक क्या होता है, लवक यहाँ पर अनुपस्थित होता है, ये भी अनुपस्थित होता है, दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों बातें गलत हैं। आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया आप वहाँ पर पॉइंट करके नोट करके लिख सकते हो अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्थानिक मूलों वाले पौधे का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, सरसों, ठीक है। अपस्थानिक मूल में वे मूलें या मूलता सिरा के अतिरिक्त जो पौधे हैं किसी भाग से उत्पन्न होती हैं, ये वायवी होती हैं, उसकी भूमिगत हो सकती हैं और ये विभिन्न भागों में उद्यमित हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर नोड है ना, मनी प्लांट या बांस है, तने की कटिंग है, ये सब को लेकर आप मान सकते हो। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पर अपस्थानिक मूलों वाली पौधों के उदाहरण में से सरसों नहीं होगा, ठीक है। मनी प्लांट हो सकता है ना, तने की कटिंग हो सकती है, गुलाब का वृक्ष हो सकता है, राइट, और मनी प्लांट हो सकता है, तो ये सब आप नोट कर सकते हो।
क्या हो सकते हैं? बर्गर हो सकता है, बांस हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर यहां से सी, आम। आम के आभासी फलों का उदाहरण यहां पर नहीं होगा, ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है। एक वास्तविक फल केवल एक निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होता है और अंडाशय के भीतर जो बीजाणु होता है उससे बन जाता है। अंडाशय से भित्ति और परिपक्व होकर यहाँ पर फल भित्ति बन जाता है, और आम वैसे ही कुछ यहाँ पर फलों को लेकर के बताता है, ठीक है। तो आम यहाँ पे इसमें नहीं होगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विभिन्न प्रकार के जो विलयन है उसमें कोशिकाओं के जो व्यवहार है उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। समपराशरी विलयन में कोशिका से जल का प्रवेश या निकास नहीं होता है, पहली बात क्या होगी? 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात, अल्पपराशरी विलयन जल अंतःपराशरण के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है जिससे शोध हो जाता है, ये बात करेक्ट है। अतिपराशरी विलयन में जल कोशिका के बाह्य पराशरण के माध्यम से जल बाहर निकलता है और जिससे जीव द्रव संकुचित होता है, ये बात करेक्ट है। तीनों बातें क्या 66 की करेक्ट है? आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पौधों में बिंदुस्राव संबंध में आपको विचार करना है। ये समानता रात्रि या प्रातःकाल के निम्न तापमान पर विशेष रंध्र जिन्हें जल रंध्र पर कहा था उसके माध्यम से घटित होते हैं, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बिंदुस्राव में रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल नष्ट हो जाता है, सेकंड बात यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर बिंदुस्राव में वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पत्तियों के पार्श्व से शीर्ष यहाँ पर जो जल है उसके वाष्प में नहीं बदलता है, बल्कि यहाँ पर उसके रात में जो तरल बूंद है उसके रूप में नष्ट हो जाता है, ये बात गलत होगी। कौन सी? दूसरी वाली, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 67 का ए बात यहाँ से सही हो जाएगी, केवल एक। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण में से नहीं है 68 का सी, नायलॉन, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक बहुलक वे प्राकृतिक बहुलक जो स्रोत होते हैं जैसे कि पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, उदाहरण के लिए स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबर, प्रोटीन, है ना। कृत्रिम बहुलक क्या होते हैं? ये मानव निर्मित बहुलक है जिन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रयोगशाला से संशोधित किया था, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन, कृत्रिम, ये सब बात, ठीक है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कृंतकनाशी विषाक्तता के लिए सर्वाधिक सामान्य कारक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 69 का ए, फास्फाइड, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का डी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। 71 है, वैद्युत रासायनिक सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही है? फैराडे सेल एक बाह्य शक्ति सेल जो स्रोत है उसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गैल्वेनिक सेल स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें 71 में करेक्ट है, विद्युत रासायनिक जो सेल है उसके बारे में। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72, टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किस घटना पर संबंधित है? आंसर हो जाएगा 72 का ए, ये कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित होगा, ठीक है। ये इसी प्रकार का प्रभाव तब देखा जा सकता है जब सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छिद्र से धैर्य में प्रकाश में गुजरता है। किरणों के जो द्रव्यमान जो द्रस होते हैं वो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वायु में उपस्थित धूल के कण हैं वो यहाँ पर इसमें दिखाई देते हैं, वही आपका टिंडल प्रभाव को बताते हैं। टिंडल प्रभाव जो होता है अवलोकन सर्वप्रथम टिंडल ने वर्ष 1869 में किया था, जिन्होंने देखा था कि प्रकाश एक प्रबल किरण या कोलाइडल विलयन के होकर गुजर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पोषण में शामिल प्रक्रियाओं में सही अनुक्रम होगा? इसका सही अनुक्रम क्या होगा? देखो, इसका सही अनुक्रम हो जाएगा एक तो यहाँ से पहला अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण आएगा, उसके बाद आएगा पांचवा अवशोषण, राइट, उसके बाद आएगा पाचन, राइट, उसके बाद आएगा आपका नहीं पाचन, मिस्टेक हो गया, 4 तो यहाँ से सही है, 5 भी सही है, उसके बाद आपका आएगा हाँ पाचन नहीं होगा, उसके बाद आपका होगा यहाँ से 4 2 होना चाहिए, 4 के बाद होना चाहिए अंतर्ग्रहण के बाद 2 होना चाहिए जो पाचन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर मतलब अवशोषण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, और उसके बाद आपका यहाँ से निष्कासन होगा। 4 to 5 1 3 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम होते हैं उसके अनुप्रयोग पर आधारित है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, ये हाइड्रोलिक
लिफ्ट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी बंद तरल पदार्थ में किसी भाग में दाब आरोपित किया जाता है तो वह पूरी तरल पदार्थ में जो बर्तन होते हैं उसके दीवार पे सभी दिशाओं में समान रूप से बिना कम किए यहाँ पर संकुचित होता रहता है, संचालित होता रहता है। इस सिद्धांत को द्रव दाब संचरण का नियम या सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो पास्कल का नियम विभिन्न यहाँ पर हाइड्रोलिक जो उपकरण है उसके सिद्धांत पर आधार होता है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, तो इस सब में काम करता है। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। आपसे 2 स्टेटमेंट और दे सकता था, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी दे सकता है, यहाँ पे ऑप्शन लिफ्ट दे रखा है, हाइड्रोलिक जैक भी दे सकता था, हाइड्रोलिक ब्रेक भी दे सकता था ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। तो इस टाइप से 74 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको टेस्ट नंबर यहाँ पर जो था इसका जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ से 14 था, 14 है ना, इसका मैंने करा दिया। अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर जो 14 का पार्ट नंबर 2 जो रहेगा वो मैं आपको कल करा दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, 75 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कवर होंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर अगला जो भी रहेगा। राइट, तो और भी यहाँ पर मैंने सुबह डिस्कस किया टेस्ट को, देख सकते हो, जो जाके DIS का टेस्ट है वो भी लेटेस्ट टेस्ट नंबर 8वां फुल लेंथ टेस्ट है, वो भी मैंने किया, तो आप उसको जाके कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ से भी मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ UPSC के लिए, तो उसके लिए जुड़ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।